चलिए आज मेघालय चलते हैं। वहां की राजनीति में एक ऐसी पहेली है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है माव रिंगकनिंग विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी हार जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे कोई राजनीतिक शक्ति जमीन से अपना जुड़ाव खो देती है और कैसे डेटा और जमीनी हकीकत को समझकर उस जुड़ाव को फिर से बनाया जा सकता है। आइए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1.25%। 2023 के चुनाव में मावरेंगकनिंग में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को बस इतने ही वोट मिले। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल का साफ संकेत है। और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 37.6%। ठीक 5 साल पहले 2018 में उसी पार्टी ने इसी सीट पर एक जबरदस्त जीत हासिल की थी। ये एक तरफा जीत थी, एक बहुत मजबूत जनादेश। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि एक राजनीतिक ताकत एक पूरे विधानसभा क्षेत्र से लगभग गायब हो गई। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सिस्टम की कुछ बड़ी नाकामियां थी, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरी पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर ध्यान देंगे। पहले मावरेंगकनिंग की पहेली को समझेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, इसके बाद पतन की वजहों को जानेंगे, फिर वापसी का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में डेटा से जनादेश तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि मावरेंगकनिंग का राजनीतिक और भौगोलिक माहौल कैसा है। यह पूरी कहानी मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में बसी है। ये नक्शा मावरेंगकनिंग विधानसभा क्षेत्र का है। ये एक आरक्षित यानी एसटी सीट है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की जमीन और यहाँ की संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो इस जमीनी हकीकत को न समझे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ के लोग, वोटर आखिर सोचते क्या हैं, उनकी पहचान क्या है और उनकी रोजमर्रा की चिंताएं क्या हैं। किसी भी चुनाव का दिल यही होता है। इस डैशबोर्ड में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। कुल वोटर करीब 40,000 हैं और वोटिंग होती है 86% से भी ज्यादा। मतलब साफ है, यहाँ के लोग राजनीति में बहुत सक्रियता से हिस्सा लेते हैं। लगभग 99% आबादी खासी समुदाय की है और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण है, जो खेती और छोटे मोटे व्यापार पर ही निर्भर है। और ये हैं वो असली मुद्दे जो लोगों की जिंदगी पर हर रोज असर डालते हैं। खराब सड़कें जो गांवों को दुनिया से काट देती हैं, पानी और साफ सफाई की कमी जो सेहत पर भारी पड़ती है, स्थानीय नौकरियों का ना होना जो युवाओं को बाहर जाने पर मजबूर करता है, और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जो एक छोटी सी बीमारी को भी बड़ा संकट बना देती है। देखिए, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और ये बुनियादी जरूरतें उसी सम्मान का हिस्सा हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद वही है जो इन मुद्दों पर केंद्रित हो। तो अब हम उस पतन की वजहों की जांच शुरू करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की नाकामी नहीं थी, नहीं, ये 4 बड़ी सिस्टम की नाकामियों का नतीजा था। तो हम सिस्टम पर ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति पर नहीं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी नाकामी थी उम्मीदवार का चुनाव। 2018 में कांग्रेस ने डेविड नोंगरुम को मैदान में उतारा था, जो एक मजबूत और जाने पहचाने स्थानीय नेता थे। वो जीते भी, लेकिन 2023 में उम्मीदवार थे एसरॉन मार्विन, जिनकी पहचान बहुत कमजोर थी और जमीन पर उनकी मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। विश्लेषण से एक बात साफ निकल कर आती है, खराब प्रदर्शन ये बताता है कि वोटरों को उन पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें नहीं लगा कि वो उनके लिए काम कर पाएंगे या उनकी आवाज बन पाएंगे। सिर्फ एक साफ सुथरी छवि होना ही काफी नहीं होता, काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है। दूसरी बड़ी नाकामी थी संगठन और कहानी का पूरी तरह से बिखर जाना। पार्टी का जमीनी नेटवर्क एक तरह से सो चुका था। उनके संदेश पुराने थे, लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे। डिजिटल दुनिया में कोई खास मौजूदगी नहीं थी, कोई मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन भी नहीं था और पार्टी अपने विरोधियों की बातों का कोई असरदार जवाब भी नहीं दे पा रही थी। और जब एक जगह खाली होती है तो उसे कोई और भरता ही है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। एक नई क्षेत्रीय पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी यानी वीपीपी ने मजबूत स्थानीय मुद्दों के साथ इस शून्य को भर दिया और करीब 33% वोट ले गई। वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी एनपीपी भी मजबूत बनी रही। अच्छा, तो समस्याओं का पता लगाना आधा काम है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम राजनीतिक विश्वास और उपस्थिति को फिर से बनाने के लिए एक व्यापक और एक संरचित समाधान की बात कर रहे हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं।
मतलब एक 4 मोर्चों वाली रणनीति। पहला चुनावी मोर्चा यानी एक मजबूत उम्मीदवार, दूसरा संगठनात्मक मोर्चा यानी कैडर को फिर से खड़ा करना, तीसरा नैरेटिव मोर्चा यानी संदेश को स्थानीय बनाना, और चौथा संसाधन मोर्चा यानी फंड का सही जगह इस्तेमाल। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। चुनावी मोर्चे पर एक लोकप्रिय और भरोसेमंद स्थानीय चेहरा चुने। संगठनात्मक मोर्चे पर आज की तकनीक के साथ बूथ कमेटियों को फिर से एक्टिव करें। नैरेटिव में खासी संस्कृति का पूरा सम्मान करते हुए विकास की बात करें और अपने संसाधनों को जमीनी और डिजिटल पहुंच पर फोकस करें। देखिए, एक अच्छी रणनीति को एक ठोस एक्शन वाले टाइमलाइन में बदलना बहुत जरूरी है। ये एक 90 दिन का वापसी का प्लान है जो आगे का साफ रास्ता दिखाता है। आइए देखें कि यह काम कैसे करेगा। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 तक सिर्फ जमीनी काम और संगठन बनाने पर फोकस। अगले 30 दिन D59 से D30 तक अभियान की शुरुआत और संदेश को हर घर तक पहुंचाना। उसके बाद के 15 दिन D29 से D15 तक बहुत गहन जनसंपर्क, और आखिरी के 2 हफ्ते पूरी ताकत से वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। और आज के ज़माने में वोटरों से जुड़ने के लिए इन नए तरीकों को अपनाना ही होगा, जैसे छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए स्थानीय संदेश भेजना, खासी भाषा में इंस्टाग्राम रील्स बनाना, लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सिटीजन हेल्प डेस्क बनाना, और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट्स। लेकिन याद रहे, इन नए तरीकों का इस्तेमाल भी बड़ी जिम्मेदारी से करना होता है। हर नागरिक की निजता और सहमति का ध्यान रखना, जैसा हमारे देश के डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं, बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि राजनीतिक विश्वास कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे लगातार मौजूदगी, सच्चे जुड़ाव और स्थानीय जरूरतों की गहरी समझ से कमाना पड़ता है। चुनाव असल में अभियान शुरू होने से बहुत पहले ही जीते जाते हैं, जमीनी स्तर पर लगातार काम करके। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। इस बदलते वफादारी के दौर में क्या राजनीति का भविष्य अति स्थानीय है? क्या इसे एक एक गांव, एक एक शिकायत और एक एक रिश्ते को जोड़कर बनाया जाएगा? ये सवाल सिर्फ मावरिंग कनीन के लिए नहीं, बल्कि आज हर जगह की राजनीति के लिए बहुत मायने रखता है।